कि भैया केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की सारी हो गई हैं। अब पढ़ते हैं बेस की प्रॉपर्टी कि बेस की क्या क्या प्रॉपर्टी है। वही बेस को सबसे पहले हम रिएक्ट करके देखेंगे किसी भी मेटल के साथ। कोई भी मेटल लेंगे और मेटल के साथ क्या करूंगा, किसी भी बेस को मैं लेके जाऊंगा। अब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बेस दो तरीके के हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एक वीक बेस है। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं किसी एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव का यहां मतलब है रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस नहीं हो सकता है। वीक बेस कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को अगर मैं ले लूं, स्ट्रॉन्ग बोलते ही KOH दिमाग में आना चाहिए, NOH दिमाग में आने चाहिए। जब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल के साथ, जिंक, पोटेशियम, इनके साथ करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर एक जो सॉल्ट बनेंगे वो थोड़े से अटपटे से बनते हैं। यहां पर जो सॉल्ट्स होते हैं थोड़े से अटपटे से सॉल्ट बनते हैं। जैसे कि अगर मैंने जिंक लिया, जिंक के साथ मैंने NaOH को रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक एक हाईली एक्टिव मेटल है, ये एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इनको रिएक्ट कराया तो यहां पर Na2ZnO बना। देखो बिल्कुल अलग मेटल, जो भी पढ़ा ही नहीं। वहां पर सीधा क्या था? CaCl बन रहा था, पर यहां पर देखो Na2ZnO2, नाम क्या है इसका? सोडियम जिंकेट बनता है। और साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग वाला। मेटल भी कौन सा? हाईली रिएक्टिव। तभी होगा। अगर वीक बेस ले लूं या लेस रिएक्टिव मेटल ले लूं तो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि जो बेस के सॉल्यूशंस होते हैं, जो आपके बेस होते हैं, इसको मेटल कंटेनर में रखने के लिए मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जो मेरा सॉल्यूशन बचेगा, मान के चलो मेरे पास NaOH था, तो NaOH तो बचा ही नहीं, वो तो एक नया कंपाउंड बन गया, एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया। क्या बन गया? Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट बन गया। इसीलिए मना करते हैं कि बेस को हम मेटल कंटेनर में नहीं रखते हैं, जो कि मेटल के कंटेनर में नहीं रखा जाता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल कंटेनर बने हो। फिर अगर मैं बात करूं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अभी मेटेलिक ऑक्साइड पढ़ा था, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखो, मेटल जो कि पहले बहुत स्ट्रांग था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा तो मेटल ऑक्साइड बनाया, जो कि बेसिक नेचर के थे। अब नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया? उसने बनाया नॉन मेटल ऑक्साइड। क्या बना दिए? नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के हैं? एसिडिक नेचर के हैं, इसीलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। देखो बनाएगा क्या? सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर बनाएगा। अब पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा होगा सर हर रिएक्शन में तो वही हो रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, पर अलग अलग कुछ फीचर्स आ रहे हैं बेटा, वो हमें जरूर पढ़ने हैं। देखो ये रिएक्शन अभी पीछे करवाई मैंने आपको, ये टेस्ट फॉर CO2 वाली तो है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 बना, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जिसकी वजह से टल मिल्की कलर हो गया था। सेम रिएक्शन आ गई यहां पर। अब हम बात करते हैं बेटा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। डाइल्यूशन, उससे पहले कुछ चीजें आपको बता देता हूं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। होप करता हूं पता होगा, पर फिर भी 2 मिनट में हम सीख जाएंगे क्या होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। देखो, चाहे मेरे पास कोई एसिड हो या मेरे पास कोई भी बेस हो, ये दोनों फॉर्म में होते हैं। एसिड भी डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। जैसे मान के चलो मेरे पास एक बीकर है और मेरे पास एक बीकर है, इन दोनों के अंदर मैंने एसिड को पोर किया हुआ है या बेस को पोर किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। देखो इसमें दो चीजें होती हैं, वाटर होगा या एसिड, या हम बेस भी ले लेते हैं, दोनों हो सकते हैं। इसमें भी वाटर होगा और इसमें भी बेस होगा या एसिड होगा। जिसके अंदर वाटर की अमाउंट ज्यादा है, मतलब वाटर ज्यादा है,
वाटर की अमाउंट ज्यादा है और एसिड या बेस की अमाउंट क्या है, कम है। या अगर मैं साइंटिफिकली बोलूं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले लूं, जहां पर सॉल्यूट आपका कम है पर जो सॉल्वेंट वाटर है वो बहुत ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड, जहां पर पानी की मात्रा बहुत कम है और एसिड और बेस की मात्रा बहुत बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड मतलब जिसके अंदर एसिड और बेस भर भर के रखा हुआ है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट, जिसमें पानी ज्यादा है और एसिड और बेस की अमाउंट क्या है, कम, उन्हें बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो होप करता हूं समझ आया होगा कि क्या डाइल्यूट है, क्या कंसंट्रेटेड है। अब हमारा जो डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो अगर मैं बात करूं डाइल्यूशन क्या होता है, अगर मैं डाइल्यूशन को समझाऊं तो मतलब मुझे करना क्या है, मुझे किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर बदलना है। और कैसे बदलना है बेटा, मुझे पता है एक ही चीज हो सकती है, अगर कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाना है तो भाई सर मुझे पानी मिलाना पड़ेगा इसके अंदर। क्या करना पड़ेगा, पानी। तो यही है डाइल्यूशन, कि मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कि किसी भी एसिड और बेस के अंदर अगर मुझे पानी मिलाने की प्रोसेस को जानना है तो वो क्या होती है, वो होती है डाइल्यूशन। अब इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, इससे उस एसिड या बेस के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन होती है, मतलब जो अमाउंट होते हैं आयन की, जो मैं बोल सकता हूं, अगर कंसंट्रेशन आपको समझ नहीं आता तो मतलब जितना खतरनाक एसिड है या खतरनाक बेस है, उसका जो खतरनाकपन है वो खत्म हो जाएगा, वही होता है। अब यही डेफिनेशन है, कोई भी एसिड और बेस जिसमें बहुत कम मात्रा के अंदर पानी है उसे कंसंट्रेटेड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड। और जिसमें बहुत ज्यादा पानी उसे डाइल्यूट बोलते हैं। या एक और डेफिनेशन है बेटा, जिसमें H3O प्लस या OH पर यूनिट वॉल्यूम एसिड और बेस, इससे डाइल्यूट। ये मैंने चाहता कि ये बस ये डेफिनेशन आपको रटनी है, इसमें समझने वाला ज्यादा नहीं है, पर हम नहीं करते, हम वो डेफिनेशन पढ़ाएंगे जिससे मजा आए आपको। तो यही वाली डेफिनेशन को इग्नोर करो, इस पे आप ध्यान दो, बिल्कुल सेम है, पेपर में लिखोगे नंबर मिलेंगे। अब दिमाग में आता है कि सर डाइल्यूशन समझ आ गया, पर एक क्वेश्चन दिमाग में है कि एसिड में या वाटर को ऐड करा जाए या वाटर में एसिड को ऐड किया जाए या बेस को ऐड किया जाए। तो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कभी भी आप एसिड के अंदर सीधा पानी नहीं डाल सकते। जब भी आप डाइल्यूशन कर रहे हैं कभी नहीं डालना। क्वेश्चन आता है क्यों, क्योंकि जब मैं एसिड को वाटर में प्लस करूंगा, कि अगर मेरे पास सीधा एसिड है, मैं एसिड है उसमें एसिड था, मैंने डायरेक्ट उसमें लाके वाटर डाल दिया, अब ये क्या होती है बेटा, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। हाईली एक्सोथर्मिक मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, जिसके कारण हो सकता है कि जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां ब्लास्ट भी हो जाए। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपली 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 क्या करना है, सीधा नहीं करना है, वाटर में लेके सीधा एसिड को मत डाल दो। एसिड उठाया और ऐसे नहीं है सीधा एक गिलास में, भैया यहाँ तो एसिड भरा हुआ था, ये एसिड भरा हुआ है, ये बीकर है इसमें पानी था, मैंने उठा के सीधा इसमें डाल दिया। ये एसिड था, मैंने इसमें डायरेक्ट वाटर डाल दिया, वाटर में ले जाके इसको पलट दिया, तो क्या होगा भैया, ब्लास्ट हो जाएगा। एसिड को सीधा पानी में आप नहीं डाल सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक कंटेनर लेना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ पर मेरे पास क्या है, वाटर होगा, और मैं यहाँ पर ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड को डालूंगा। यहाँ पर आपके पास क्या है, वाटर है, पानी है, और इसके अंदर आप एसिड की एक एक बूंद को डाल रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे हैं, एकदम से नहीं डाल रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके डाल रहे हैं। और साथ में इसको स्टिर करेंगे, मतलब इसको हिलाते भी रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो जाए कि बहुत हीट प्रोड्यूस हो जाए कि बीकर ही फट जाए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एसिड को पानी में नहीं डालते, पर पानी में क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं, वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन वी किसी भी डाइल्यूट एसिड को या बेस को अगर आप डाल रहे हैं तो हमें ख्याल आता है कि हम पानी के अंदर उसको स्लोली स्लोली डालेंगे और साथ में क्या करेंगे,
कंस्टेंट स्टीयरिंग करेंगे, मतलब हिलाते रहेंगे। देन हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये तो बच्चों वाली रिएक्शन है। देखो, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, किसी की भी पावर को कम कर दो, किसी भी एसिड की या बेस का जो उसका इफेक्ट है, जो उसकी क्षमता है, उसको कम कर दो, न्यूट्रल कर दो, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि जब मैं किसी एसिड को रिएक्ट कराता हूं बेस के साथ, मतलब मैंने एक एसिड लिया और बेस लिया, तो इन दोनों के पास कुछ पावर होगी, एसिड अपनी जगह, बेस अपनी जगह, तो इन दोनों की पावर को रिड्यूस करना है। और फॉर्म तो वही होगा, क्या होगा, सॉल्ट होगा और वाटर होगा, वो तो चलो होगा ही होगा, उसको तो छोड़ देते हैं, साइड में रख देते हैं। पर ये करता क्या है, ये करेगा क्या, ये एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं किसी भी एसिड या बेस का इफेक्ट, प्रभाव, उसका प्रभाव हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जैसे यहाँ देखो NaOH लिया हुआ है, NaOH ले रखा है, उसमें एक HCl ऐड कर दिया, देखो दोनों स्ट्रॉन्ग भाई हैं, दोनों ही अपनी जगह बड़े खतरनाक हैं, और साथ में NaCl और H2O बन गया। और जो कि ये देखो, ये ना न्यूट्रल इंसान है, ये वो है जो आप डेली अपने घर में यूज करते हैं। क्या ये नमक है बेटा, नमक खा के ऐसे थोड़ा लगता है कि एसिड खा लिया या कोई खतरनाक बेस खा लिया। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें हो क्या रहा है, एसिड के साथ बेस मिलके इन दोनों का जो खतरनाक नेचर है उसको मैं खत्म कर दे रहा हूं। देन बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूं आपको, यहां तक का रिवाइज करिए।